हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल, दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुई थी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, जिसके एग्जामिनेशंस 29 सितंबर 2024 को हुए थे। इसके स्कोर कार्ड को रिलीज कर दी गई है। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी लोगों ने अपना अपना स्कोर कार्ड को देख लिया होगा और आप लोग क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन चीजों को भी आप लोगों ने रिमार्क्स में स्कोर कार्ड में देख लिया होगा। कुछ कैंडिडेट तो क्वालिफाई कर गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कट ऑफ को क्रॉस कर गए हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो मैक्सिमम कैंडिडेट का हमारे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में कमेंट आया है कि सर मैं कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स को लाया हूं, इसके बावजूद भी मैं क्वालिफाई नहीं किया हूं, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इस क्यों का जवाब जानने के लिए आप सभी को जानना होगा, समझना होगा इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम को। तो आज के इस एपिसोड में मैं ब्रीफ में मोटा मोटा आइडिया देने वाला हूं कि आईओसीएल में इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली किस तरह से यहां पर रिजर्वेशंस काम करते हैं और क्यों नहीं आपके मेरिट लिस्ट में नाम आए हैं, इसका भी आपको एक बेसिक क्लियरिटी मिल जाएगा अगर आप लोग इस वीडियोस को अच्छे से देखेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को धैर्य रख करके पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक और कैलकुलेटिव चीजें मैं आज के इस एपिसोड में बातें करने वाला हूं। तो थोड़ा सा धैर्य यहां पर लगा करके, धैर्य रख करके आपको इस वीडियोस को देखना होगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में आईओसीएल का और भी नया वैकेंसी जाए, कोई भी अपडेट आए तो आप सभी को मैं जानकारी जो है बहुत ही आसानी से पहुंचा सकूं, आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल सके, इसी वजह से। तो चलिए आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगी, अगर आपने आईओसीएल के नोटिफिकेशंस को पढ़ी होगी अच्छे से, तो आईओसीएल में जो बेसिकली रिजर्वेशन सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम को बेसिकली फॉलो करता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं रिजर्वेशंस के बारे में, तो हमारे भारत में जो आरक्षण का जो बेसिकली प्रकार है, टाइप है रिजर्वेशंस का, वो दो टाइप के हैं। एक है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मोटा मोटा अगर आपको इसको समझाऊं बहुत आसान भाषा में कि वर्टिकल रिजर्वेशंस और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस क्या होता है, तो 18 दिसंबर 2020 को हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस और वर्टिकल रिजर्वेशंस को लेकर के एक क्लियरिफिकेशंस दिया था कि वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम क्या है। इसको मैं बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मान के चलिए कोई भी एग्जामिनेशन 100 मार्क्स के हुए, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के अगर कट ऑफ जो है 80 मार्क्स गए और ओबीसी के कट ऑफ 75 गए, तो अगर कोई भी कैंडिडेट ओबीसी से फॉर्म को अप्लाई किया था और वो कैंडिडेट मान के चलते हैं पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था और वो 83 मार्क्स स्कोर कर लेता है, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जितने कट ऑफ जाएंगे उससे भी ज्यादा कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स को ला लिया वो, तो ओबीसी कैंडिडेट को ओबीसी कंसीडर नहीं करके अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कंसीडर करके उसको सेलेक्ट किया जाएगा, उसको सिलेक्शंस दिया जाएगा। यानी कि बिना रिजर्वेशन लिए वो सिलेक्शंस लेगा, यानी कि अनरिजर्व्ड के सीट को वो क्या किया, खा गया। कौन? ओबीसी कैंडिडेट, अगर ज्यादा मार्क्स उसने लाया तो, विदाउट टेकिंग द प्रॉफिट ऑफ रिजर्वेशंस। ठीक है, ये है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम। क्लियर है यहां तक? हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है कि जिसमें कि वो डायरेक्टली सिलेक्शंस नहीं ले पा रहा है अपने मार्क्स के बेसिस पे, तो रिजर्वेशंस अगर मिलेगा उसको तो वो सिलेक्शंस ले सकता है, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम। ये तो था सुप्रीम कोर्ट को लेकर के थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन जो दिया गया था, लेकिन इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको एक बेसिकली मैं समझाना चाहूंगा यहां पर कि वर्टिकल रिजर्वेशन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए ही लागू किया गया है, ये यही लोगों को मिलता है। और
इसमें अलग अलग कास्ट के अकॉर्डिंगली यानी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना कितना परसेंटेज रिजर्वेशंस मिलेगा। जैसे एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो यानी कि यहां पर किसी भी कैटेगरी का मार्क्स जो होता है वो ओवरलैप नहीं करता है, क्योंकि मार्क्स अगर किसी का ज्यादा है तो वो अनरिजर्व में कंसीडर किया जाएगा और वो अनरिजर्व से सेलेक्ट होगा। इसको कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। अगर मैं बात करूं यहीं पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के बारे में, तो ये मिलता है फीमेल्स को, महिलाओं को, दिव्यांग व्यक्ति को जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं, एक्स सर्विसमैन को, या फिर स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित लोगों को, तो ये मिलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस। हमारा जो आईयूसीएल एग्जामिनेशन अभी हुए हैं इसमें बेसिकली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम का आप सभी को मैसेज भी आए होंगे किसी किसी कैंडिडेट को कि यू हैव स्कोर्ड दैट मच मार्क्स एंड आपका अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप, तो इसको क्लैप कर दिया गया है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से। तो हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है इसको वर्टिकल रिजर्वेशन से क्लैप किया जाता है। अब इसका मतलब क्या है इसको समझना होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस को वर्टिकल रिजर्वेशंस में समायोजित किया जाता है, यानी क्लैपिंग किया जाता है, जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है। उदाहरण के तौर पे ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% आरक्षण है। तो यह 5% आरक्षण जो होगा ये हर एक श्रेणी में, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल में, सभी में ये लागू हो जाता है 5% जो पीडब्ल्यूडी के लिए है, ठीक है। तो यहां एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाना चाह रहा हूं आप सभी को कि ये कैसे काम करता है ये रिजर्वेशन सिस्टम। इसको अगर आप समझ जाते हैं तो आप लोग इस कंफ्यूजन से बाहर निकल पाएंगे कि आपका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। देखिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो होता है ये वर्टिकल श्रेणियों के अंदर लागू होता है, ये तो हमने बता ही दिया है। और हर वर्टिकल श्रेणी जो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल होते हैं में हॉरिजॉन्टल आरक्षण का हिस्सा रखा जाता है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का हिस्सा ये सभी कैटेगरी में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में हमने बताया है, जैसे मान के चलिए कि कोई भी वैकेंसीज है उसमें 100 सीटें हैं, जिसमें से कि एससी का 15% यानी कि 15 सीटें हैं, एसटी का 7.5% राउंड ऑफ करके 8 सीट मान लेते हैं, ओबीसी के लिए 27% यानी 27 सीटें, जनरल के लिए 50.5% यानी कि 50 सीटें मान लेते हैं। अब यहां पर चूंकि 50% यहां पर जो है बेसिकली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है ये 5% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, पीडब्ल्यूडी के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है। तो एससी में 15 सीटों में से 1 सीट जो होगा वो पीडब्ल्यूडी का होगा, एसटी में 8 सीट में से 1 सीट जो होगा पीडब्ल्यूडी का होगा, 5% अगर हम लोग निकालें तो। ओबीसी में 27 सीटों में से 2 सीट पीडब्ल्यूडी का होगा, जनरल में 50 सीटों में से 3 सीट जो होगा वो पीडब्ल्यूडी के लिए आरक्षित होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बेसिकली ये कोलैब कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर आईओसीएल के केस में क्या हुआ है, कोई भी कैंडिडेट सपोज दैट अगर वो फॉर्म को भरा है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई किया है, तो वो क्या है बेसिकली वो क्या है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस को लिया है, फॉर्म को अप्लाई किया था, तो ये जो होगा वर्टिकल रिजर्वेशन से कोलैब होगा। हो सकता है वो पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशंस को, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कट ऑफ को क्रॉस कर गया होगा, लेकिन ये कोलैब करने के बाद, ठीक है, कोलैब क्यों किया जाता है, कभी कभी सीट्स नहीं रहते हैं तो कोलैब करने के बाद ओबीसी एनसीएल बेसिकली कंसीडर किया जाता है, यानी कि ओबीसी एनसीएल मतलब बेसिकली नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो बाद में बहुत हम लोग अलग से अगर आरक्षण वाला वीडियोस में चर्चा करेंगे तो डिटेल में जानेंगे। ओबीसी एनसीएल भी होता है, यानी कि क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर होता है, क्या होता है इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने की आवश्यकताएं हैं आरक्षण के ऊपर। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर आईयूसीएल और रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इस वजह से जस्ट मैं समझा देता हूं आप सभी को। तो आप हो सकता है भले ही पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को क्वालिफाई कर गए होंगे, लेकिन अगर पीडब्ल्यूडी के लिए स्पेशल सीट अवेलेबल नहीं है तो पीडब्ल्यूडी को कोलैब कर दिया जाएगा वर्टिकल रिजर्वेशंस में ओबीसी एनसीएल के साथ, और ओबीसी एनसीएल का मे बी कट ऑफ ज्यादा गए होंगे जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट स्कोर नहीं किया होगा उतना मार्क्स,
तो उस सिचुएशंस में बेसिकली उसका सिलेक्शन नहीं होगा। मे भी किसी किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ होगा। आप लोग अपने अपने कैटेगरी के आधार पे ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई किए थे उस कैटेगरी को कोलैब किया गया होगा वर्टिकल रिजर्वेशंस के साथ, और उसका कट ऑफ ज्यादा गया होगा, जिस उतना कट मार्क्स आपका नहीं होगा, इस वजह से नहीं हो पाए होंगे, या फिर जितना गया है कट ऑफ उतना ही मार्क्स आपने स्कोर किया है। तो उसमें जनरली अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज में रूल होता है कि एज के बेसिस पे सिलेक्शंस लें। हो सकता है आपका मार्क्स आया होगा, लेकिन प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? जो एजेड कैंडिडेट होंगे उसको। तो हो सकता है वैकेंसीज अगर 2 ही है तो 2 कैंडिडेट उसको पहले ही मिल गए होंगे जिसको ज्यादा मार्क्स आए हैं आपसे। तो आपका कट ऑफ के इतना मार्क्स आने के बावजूद भी आपका सिलेक्शंस नहीं हुआ होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी कैंडिडेट, बेहतर कैंडिडेट, ज्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले कैंडिडेट मिल चुके होंगे। तो इस तरह से पूरा जो है रिजर्वेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने तरफ से कोशिश करी थी आसान भाषा में समझाने का। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आई होगी। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है, कंफ्यूजन्स है, डाउट है, तो आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियोस को बैक करके एक बार फिर से देखिएगा, पॉज करके देखिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, इस वजह से मैं रुक रुक करके धीरे धीरे समझाने की प्रयास कर रहा था। तो आई होप दोस्तों सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो इस वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप लोग अपने फ्रेंड के साथ। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को विशेष डाउट रहेगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। और अब किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे होंगे कि आपका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आए होंगे, क्या प्रॉब्लम रही होगी। दैट मीन्स जिस भी कैटेगरी से आपका कोलैब हो रहा होगा रिजर्वेशंस का, हॉरिजॉन्टल विथ वर्टिकल रिजर्वेशंस, तो हो सकता है आपका मार्क्स नहीं पूर्ण रहे होंगे उतना, इसीलिए। ठीक है। और IOCL हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस पे काम कर रहा है। तो आई होप दोस्तों ये सभी चीजों को समझ गए होंगे। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।